तो दोस्तों नमस्कार, पीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है वो क्रिया पर आधारित है और क्रिया के भेद इसे कहते हैं। कितने प्रकार की क्रिया होती है और उन क्रियाओं में भी कितने प्रकार के भेद छुपे हुए हैं, इसका वर्णन करेंगे। और आइए आप हमारे साथ हमारी क्लास में एंटर हुई है। और हमने ये बोर्ड पर हमने ये पूरा टेबल बनाई है। इसलिए टेबल बनाई है कि आपको पता हो जाए कि कितने प्रकार की क्रिया होती है और उनके अंदर कितने प्रकार के भेद होते हैं, इसलिए ये पूरी टेबल बनाई गई है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्रिया के भेद। तो क्रिया के 3 प्रकार के भेद है इसके अंदर। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा है संरचना के आधार पर क्रिया और तीसरा है काल के आधार पर क्रिया। तो क्रिया के भेद यदि आपको पूछे कि किसके आधार पर है, तो हम कहेंगे कि 3 आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। पहला होता है कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा है संरचना के आधार पर क्रिया और तीसरा है काल के आधार पर क्रिया। अब सबसे पहले आता है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये हमने एक वीडियो और बनाया था, उसके अंदर हमने ये पूरा बताया कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि जिस क्रिया के अंदर कर्म प्रधान होता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, एक कर्म पर आधारित क्रिया और 2 कर्म पर आधारित क्रिया। तो उसको हम एक कर्म पर जो क्रिया आधारित होगी, जैसे कि मैं कहूं कि मैं बोर्ड पर लिख रही हूं, ठीक है। मैंने एक ही लाइन लिख दी है कि मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। अब इसके अंदर क्या है कि एक ही काम मैं कर रही हूँ, ये कर्मक है और ये बोर्ड तो क्या है, कर्म है, ठीक है ना। एक ही मैं काम कर रही हूँ कि मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो ये सकर्मक भी हो गई और एक कर्म की क्रिया भी हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ और साथ में फिर मैं आपको वापस बताती हूँ कि दुकर्मक क्रिया क्या होती है। दुकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जैसे गुरुजी ने छात्र को पाठ पढ़ाया। गुरुजी ने छात्र को पाठ पढ़ाया, तो ये क्या हो गए, इसमें 2 कर्म हो गए। कैसे 2 कर्म हो गए, एक तो हो गया छात्र कर्म हो गया और दूसरा हो गया पाठ कर्म हो गया। तो इसमें 2 कर्म हो गए। तो जब हम गुरुजी के द्वारा जो काम किया जा रहा है और किसको करा, छात्र को। गुरुजी ने छात्र को पाठ पढ़ाया, तो इसमें 2 कर्म हो गए, एक क्रिया हो गई, एक कर्ता हो गया। तो दो कर्मक मन होता है, जिसमें 2 कर्म होते हैं उसको द्विकर्मक कहते हैं, जिसमें एक कर्म होता है उसको एक कर्मक कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, सकर्मक क्रिया का भेद है। अब अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता प्लस क्रिया। ये अकर्मक क्रिया की पहचान है, इसमें सिर्फ कर्ता होगा और क्रिया होगी, ठीक है ना। ये कर्ता और क्रिया, जैसे मैंने इसके अंदर कर्म प्रधान नहीं होगा, कर्म छुपा होगा इसके अंदर। जैसे मैं कहूं कि कमला सोती है, तो ये क्या कर रही है, सिर्फ सो रही है। तो ये क्या हो गया, ये अकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि इसके अंदर कर्म नहीं है। अभी मैं कहूं कि कमला पलंग पर सो रही है, तो वो सकर्मक बन जाएगी। इसलिए अकर्मक क्रिया में तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कर्ता होता है और क्रिया होता है। छोटा सा आपका वाक्य बनेगा, छोटा बिल्कुल। तो जैसे हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, आप खुद एक उदाहरण लो। तो आप दूसरा उदाहरण के मोहन खेलता है, ये उदाहरण ले लिया। तो ये इसमें क्या हो गया, कर्ता और एक क्रिया। तो ये आपको समझ में आ गया, ये अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है ना। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद बताए थे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के मैंने 2 भेद बताए, एक कर्म की और 2 कर्म की क्रिया, ठीक है ना। अब आता है आपका दूसरा पॉइंट है संरचना के आधार पर क्रिया। संरचना के आधार पर कि कैसी क्रिया होगी, संरचना है।
तो इसका पहला पॉइंट हम जो है यहाँ से ले रहे हैं। देखो आप यहाँ से दे रहे हैं क्योंकि मैंने बोर्ड पे ऐसा बनाया है। तो इसका पहला पॉइंट है इसका यह है कि संयुक्त क्रिया, तो संरचना के आधार पर जो क्रिया होगी वो संयुक्त क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है कि दो क्रिया आपस में जुड़ी होती है, उनका दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि संयुक्त क्रिया का मतलब है कि जब दो वाक्य हैं और दोनों में क्रिया अलग अलग है, उनके अर्थ भी अलग अलग है, तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है कि अतिथि आ गए, अतिथि आ गए। एक काम तो ये होगा कि अतिथि आ गए, दूसरा है कि उनका स्वागत करो, उनका स्वागत करो। तो ये पूरा तो एक ही वाक्य है, लेकिन इसके अंदर दो क्रिया जुड़ी हुई है, एक तो है करो और एक आ गए। तो दो क्रिया इसके अंदर है। तो जो दो क्रिया संयुक्त क्रिया हो उसको कहते हैं। तो एक वाक्य के अंदर दो क्रिया जुड़ी होती है और उनके दोनों के अर्थ अलग होते हैं, उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अतिथि आ गए, स्वागत करो, तो आ गए और स्वागत जो है इसके अंदर जो है इसके अंदर जो जुड़ा हुआ है। तो संयुक्त क्रिया का मतलब होता है कि वो क्रियाएं दो क्रियाएं एक वाक्य के अंदर दो क्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग निकलते हैं और वाक्य को पूरा करती हैं, उनको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब आता है दूसरे नंबर की, इसमें पहले नंबर की है, दूसरे नंबर की है कि नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया का मतलब क्या होता है कि ये क्रिया नाम धातु क्रिया जो है धातु से बनती है। धातु, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था दूसरे वीडियो में के अंदर कि धातु किसे कहते हैं। धातु का मतलब होता है कोई संज्ञा का कोई शब्द होगा, सर्वनाम का कोई शब्द होगा और विशेषण का कोई शब्द होगा, उसको हम धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। तो जिसका मतलब अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मतलब ये हाथ है, तो ये क्या है, ये धातु है, धातु है, ठीक है ना। धातु, नाम हाथ है तो ये धातु है। अब यही नाम धातु है, ठीक है ना। तो ये धातु से ही नाम धातु क्रिया बनती है। अब ये क्रिया नाम धातु कैसे हो गई कि हाथ से हथियाना, ना लग गया, हाथ से हथियाना, तो ये नाम धातु क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई, नाम धातु, क्योंकि ये धातु से मिलकर के बनी है। धातु में फिर बता रही हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जो शब्द होते हैं, मुख्य जो शब्द होते हैं, उनको हम धातु कहते हैं। उसके अंदर ना लगा देंगे तो उससे द्वारा प्रत्यय लगा देंगे उसके अंदर। जैसे अब ना हमने क्या लगा दिया, ना ये जो है हमने प्रत्यय लगा दिया, प्रत्यय। जैसे मैंने लिखा लिख प्लस ना, तो लिख तो क्या है, धातु है, धातु, ठीक है ना। लिख तो है धातु और ना क्या है, ये प्रत्यय, ठीक है। ना क्या है, प्रत्यय। तो दोनों को मिला के क्या मिल गया, लिखना बन गया, लिखना। तो लिखना क्या बन गया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो जिस धातु के अंदर हम ना लगा देंगे वो जो है नाम धातु क्रिया बन जाएगी। जैसे कि मैंने अभी लिखा था सूखा, ठीक है ना। सूखा क्या है, ये धातु है, सूखा। अब हमने इसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, सुखाना, सुखाना। तो सुखाना ना बन गया ना, तो ये हो गई नाम धातु क्रिया। तो ना तो क्या है, इसके अंदर प्रत्यय है, और सूखा क्या है, धातु है, और सुखाना क्या बन गई, नाम धातु क्रिया बन गई। ऐसे ही अपना, अपना तो क्या है, ये धातु है, और अपनाना एक ना और मिला दिया तो ये प्रत्यय था, ये प्रत्यय था। अब ये धातु प्लस प्रत्यय बराबर नाम धातु क्रिया बन जाती है। अपनाना, 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 तो ये क्या बन गई, नाम धातु क्रिया। तो मैं आपको वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि धातु के अंदर हम ना प्रत्यय लगा देंगे और दोनों को मिलाकर के जो क्रिया बनेगी वो नाम धातु क्रिया बनेगी। कौन सी क्रिया बनेगी, नाम धातु क्रिया बनेगी। तो मैंने आपको ये दो क्रिया समझा दी संरचना के आधार पर। तीसरी है प्रेरणार्थक क्रिया।
प्रेरणार्थक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया काम करने वाला स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, कोई व्यक्ति खुद काम न करके दूसरे से काम करवाता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है, जैसे एक उदाहरण है, सरपंच ने गांव में कुआं खुदवाया। सरपंच ने गांव में कुआं खुदवाया। कहने का मतलब है कि कैसे प्रेरणार्थक बन गई कि सरपंच ने स्वयं कोई काम नहीं किया। जो व्यक्ति स्वयं काम नहीं करता, किसी दूसरे से काम करवाता है उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सरपंच ने गांव में कुआं खुदवाया यानी दूसरे से काम किया। दूसरे से कार्य पूर्ण करवाना, ठीक है। दूसरे से कार्य पूर्ण करवाते हैं उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण आप खुद लिख करके और आप प्रैक्टिस इसकी कीजिए, ठीक है। अब आता है पूर्णकालिक क्रिया। चौथे नंबर पे आती है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्ण का मतलब होता है कि कोई क्रिया पूर्ण हो जाए, उसका मतलब होता है पूर्ण माने पूरी हो जाए। तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर दो क्रिया होंगी। पूर्णकालिक क्रिया के अंदर भी दो क्रिया होगी, लेकिन एक क्रिया पहले ही संपन्न हो जाएगी और तो उसको हम पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया पहले संपन्न हो गई उससे वाक्य पूर्ण हो गया तो उसको हम पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। जैसे उदाहरण है, बलवीर पढ़कर सो गया। तो एक क्रिया क्या हो गई, पहले से ही पूर्ण हो गई, पढ़कर और वो सो गया। बलवीर पढ़कर सो गया तो पूर्णकालिक यानी एक क्रिया पहले ही संपन्न हो गई और उससे वाक्य पूर्ण हो गया तो इसको पूर्णकालिक क्रिया कहेंगे। बलवीर पढ़कर सो गया। जैसे मोहन खेलकर चला गया। मोहन खेलकर चला गया, उसने दो काम करे, एक खेल भी लिया और चला गया, तो दो काम हो गए, तो दो क्रिया हो गई यहाँ पर। तो पूर्णकालिक क्रिया उसे कहते हैं जो जिस वाक्य में दो क्रिया होती है लेकिन एक क्रिया पहले ही उसके संपन्न हो जाती है उसको हम पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। तो ये 3 नंबर की क्रिया हो गई संरचना के आधार पर। चौथी है कृदंत क्रिया। चौथे नंबर की है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, जो कृत प्रत्यय से बनती है। कृत प्रत्यय से जो क्रिया बनती है उसको कृदंत क्रिया कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। कृत प्रत्यय से जो क्रिया बनती है उसको हम कृदंत क्रिया कहते हैं। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ना, ता, कर, तो चलना, चलता, चलकर। तो ये क्या हो गया, चल तो क्या था, कृत था। चल तो क्या था, ये कृत है चल, ठीक है। अब हमने इसको कृदंत कैसे कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, चल प्लस ना, तो क्या बन गया ये कृदंत। कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया बन गई क्योंकि हमने क्या करा, कृत प्रत्यय से उसमें ना बना दिया तो चलना बन गया। चल में ता लगा दिया तो चलता बन गया, और चल में कर लगा दिया तो चलकर बन गया, चल कर। तो ये क्या बन गया, कृदंत क्रिया। क्या बन गया, कृदंत क्रिया। तो ऐसी क्रिया जो कृत प्रत्यय से बन करके
नई क्रिया बनती है उसको हम कृदंत क्रिया कहते हैं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी करने के लिए, ठीक है। तो ये कृदंत प्रत्या हो गई। अब आता है इसके अंदर, ये 5 नंबर था यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये कृदंत की 5 हो गई, संरचना के आधार पर 5 हो गई। आप देखिए संरचना के आधार पर 5 क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ये मैं आपको 5 क्रिया समझा चुकी हूँ। ऊपर मैंने आपको समझा दी कर्म के आधार पर क्रिया। अब हमारा जो आखिरी है वो है ये है हमारी काल के आधार पर क्रिया। ये तो आपको इजी है, ये तो सरल है कि हमारे काल 3 होते हैं, वह होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो जो क्रियाएं अपना काम कर लेती है, पूरा पहले हो जाता है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया का काम वर्तमान में चलता है उसको हम वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया का काम भविष्य में होगा उसको हम भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। तो भूतकालिक क्रिया, ऐसा नाम पड़ा इसका, भूतकालिक क्रिया। भूतकाल में जो काम हो चुका है उसको हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों से काम होने का पता चलता है कि कोई काम हो गया है उसको हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि वह विदेश चला गया, वह विदेश चला गया, या तो ये क्या काम गया, चला गया क्या हो गया, ये हो गई भूतकालीन क्रिया। भूतकालिक क्रिया, कोई काम हो गया। राम ने खाना खा लिया, ठीक है ना। तो काम संपन्न हो चुका है। जो काम संपन्न हो जाता है उसको हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं कि काम खत्म हो गया, काम पहले से ही हो गया, ठीक है। ये हो गई भूतकालिक क्रिया। अब आती है वर्तमान कालिक क्रिया। जिस वाक्य में कोई क्रिया वर्तमान में संपन्न हो रही है, काम हो रहा है, किया जा रहा है, उसको हम वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण है, गीता हॉकी से खेल रही है, यानी क्रिया क्या हो रही है, अभी खेल रही है। ये क्रिया अभी चल रही है, वर्तमान काल की क्रिया चल रही है कि वो अभी खेल रही है ना। भारत का मैच अभी चल ही रहा है। इस तरह से जो क्रिया होती है वो वर्तमान कालिक क्रिया होती है। अब आता है भविष्य कालिक क्रिया। जो काम भविष्य में होने वाला है उसको हम भविष्य कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। गागी गे आएगा इसमें, गागी गे, है ना। तो ये भविष्य काल की क्रिया हो रही है कि अभी भाग लेगा। बच्चे मैदान में खेलेंगे। बच्चे मैदान में खेलेंगे यानी अभी खेल नहीं रहे हैं, अभी खेलेंगे बाद में। तो जो क्रिया बाद में होगी, कल होगी, परसों होगी, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं
वो भविष्य काल की क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हमारा क्रिया का जो एक चैप्टर था पूरा, वो आज संपन्न हुआ। मैंने ये लेंथी चैप्टर आपको एक सारणी बना करके बताया और इसकी परिभाषा मैंने आपको बोल के समझा दी है, पूरी उदाहरण भी मैंने आपको समझा दिए। तो ये पूरा चैप्टर बड़े बड़े परीक्षा में आता है और बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको इसमें समझ में आएगा। जैसे कृदंत कृदंत क्रिया किससे बनती है, तो ये बच्चे भूल जाते हैं कि कृदंत क्रिया जो है कृत क्रिया के में प्रत्यय लगा करके बनती है। तो इस तरह से कृत प्रत्यय क्या होता है, जैसे होता है लिख, तो इसमें ना लगा दिया तो ये कृदंत बन गया। तो इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर आते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आशा है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना। तो आप जो है मेरे चैनल को